जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। और आज की क्लास हिंदी वाली है, जो आज से फर्स्ट क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। कुछ महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं जिनको छांट करके लेकर के आए हैं आप तक, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और अपना टेस्ट देना है कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप बनते हैं, कितने क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में आपको बताना है। सभी लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। और अब हमें स्टार्ट करने की बारी है। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तब उसमें हिंदी व्याकरण सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें और फिर स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पूरी की पूरी पीडीएफ है, हस्तलिखित नोट्स हैं और भाषा की लघुत्तम इकाई हमें बताना है। सर्वप्रथम भाषा की लघुत्तम इकाई है तो वो कौन सी है। भाषा की लघुत्तम इकाई बताना है वर्णमाला, स्वर, वर्ण या फिर शब्द। सभी को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा। यूपी टेट की यूपी टेट होता है, फिर उसके बाद जो फाइनल एग्जाम होता है जिसके बाद सिलेक्शन, वो सुपर टेट होता है ना। तो सभी लोगों को फटाफट से उत्तर बताना है। भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो कौन सी है, कई बार पूछा गया है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है दोस्तों वर्ण। वर्ण यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब आपका उत्तर होता है वर्ण। याद रख लेना कौन सी है, वर्ण है। बहुत बढ़िया सीमा जी, नीलेश जी और मधुराज जी, वीरेंद्र जी, वर्ण सही हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, वर्ण। अगला क्वेश्चन है छा किन दो वर्णों के मेल से बना है। कई बार पूछा गया है। ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं, है ना, तब हमें बताना है किन दो वर्णों के मेल से बना होता है छा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से लिखना है कि जो छा है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है। तब आप सभी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर। उत्तर मधुराज जी इसका बी हो जाएगा। यहां पर जो हलंत लगा रहता है इसका ध्यान रखना है। यहां पर लगा कर आ जाते हैं कुछ लोग, देखो यहां पर पूरा का दिया है और यहां पर हलंत के साथ मतलब आधा का है, तब यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात है। इसका बी नंबर का सही हो जाएगा, है ना। जब छा का जो मेल की बात आती है तो यहां पर हलंत लगा रहता है। याद रख लेना, ये पूछा जाता है और कई बार गलत करके भी आते लोग, तो सभी लोगों को याद रख लेना। ए वाला जो 2 नंबर का है वो सही होगा। हिंदी किस भाषा समूह से संबंधित है, तब आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। हिंदी किस भाषा समूह से संबंधित है, किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा। सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है भारोपीय। बहुत बढ़िया। जो हिंदी भाषा समूह से है तो वो भारोपीय समूह से है। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। जो भारोपीय परिवार होता है ये सबसे बड़ा परिवार होता है ना। भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है भारोपीय परिवार, और हिंदी भी इसी समूह से संबंधित है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण बताना है हमें। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, वर्ग का पंचम अक्षर या वर्ग का प्रथम अक्षर। तब उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या होगा। कौन से वर्ण होते हैं जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, सभी लोगों को उत्तर फटाफट से बताना है। पीके जी, पूनम जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, सभी लोगों को उत्तर बताना है। ज्योति गुप्ता जी, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। प्रश्न क्रमांक हो जाएगा 4 का 3 हो जाएगा। वर्ग का जो पंचम वर्ग होता है यन गणनम, ऐसा है ना, यम गणनम जो होता है ना, वो वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक माने जाते हैं। सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिंग होते हैं तो कितने होते, 3, 1, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं सभी लोगों को बताना है। सभी लोगों को पता है तो जल्दी से उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो सुरेंद्र जी बता रहे हैं 1, अधिकांश लोग बता रहे हैं 1, है ना, लेकिन इसका सही जो उत्तर हो जाएगा
5 का जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, और संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। तो यहाँ पर 2 प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हिंदी में जो लिंग होते हैं वो इनमें से कोई नहीं, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, आंसू शब्द है तो कौन सा है? विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। आंसू शब्द क्या है? बहुवचन, एकवचन, द्विवचन या फिर नपुंसकलिंग, यहां पर बताना है। तो जल्दी से बताओ आंसू शब्द क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंसू कौन सा शब्द है, कौन से उसमें प्रयोग किया जाता है, तब आप सभी का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बहुत बढ़िया, आंसू जो है बहुवचन है, क्योंकि जो आंसू है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, सभी को याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में है तो क्या है? सभी लोगों को आंसर बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताएंगे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह है, यह क्या है? सभी लोगों को बताना है। 7 का उत्तर बताएंगे, यह क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, फिर अपव्यय। तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। यह जो है वो क्या है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, है ना। इसी प्रकार से सभी को आंसर देते रहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आमिष, नक्षत्र, अध्ययन या फिर हितैषी। शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हमें पहचानना है, हमेशा वर्तनी शुद्धिकरण ये शब्द आते हैं, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध शब्द जो माना जाएगा वो माना जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि जो हितैषी है ये शुद्ध शब्द है, अध्ययन नहीं है। यहां पर एक या और आता तब अध्ययन सही होता, हितैषी इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, हितैषी शुद्ध शब्द माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चकवा शब्द क्या है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर विदेशज है? तब आपका उत्तर बताना है कि जो देशज है वो चकवा क्या है, चकवा बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चकवा जल्दी से उत्तर बताना है। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? चकवा जो शब्द है वो कौन सा शब्द माना जाता है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ, चकवा जो शब्द है वो क्या है? तद्भव है। तद्भव यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चकवा तद्भव शब्द है, याद रख लेना, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। देशज नहीं है, तद्भव है ना। मतलब तत्सम मतलब होता है उस ज्यों का त्यों, संस्कृत से ज्यों के त्यों आए शब्द तत्सम, और इससे उत्पन्न हुआ वो तद्भव कहलाता है। तो चकवा जो होता है वो होता है तद्भव। निम्न में अंबर का अनेकार्थी नहीं है, तो अंबर का अनेकार्थी नहीं बताना है। अनेकार्थी सभी लोगों ने पढ़े होंगे, अनेकार्थी नहीं है बताना है। वर्षा, आकाश, बादल या फिर वस्त्र, तो अनेकार्थी क्या नहीं है अंबर का? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंबर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो क्या नहीं है? अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता दोस्तों, क्या नहीं होता? वर्षा, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। अंबर का अनेकार्थी वर्षा नहीं होगा, वस्त्र होगा, बादल भी होगा और आकाश भी होगा, तो वर्षा नहीं होगा। जंगम का विलोम क्या है? कई बार पूछा गया एग्जाम में, जंगम का विलोम, ये तो पूछा ही जाता है, विलोम शब्द हमेशा पूछा जाता है, सभी को बताना है। तो जंगम का विलोम क्या हो जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर सभी लोगों को बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगम का जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सभी लोगों ने उत्तर भी बता दिया है, बहुत बढ़िया। जंगम का जो विलोम होगा वो स्थावर होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जंगम का विलोम होता है स्थावर, 3 नंबर का इसका सही होगा। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? 12 का उत्तर बताओ। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, उपकारी या फिर अनुपकारी। तो 12 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, तब आंसर क्या हो जाएगा? उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाएगा? सभी लोगों को बताना है। सुमित्रा जी, राजा जी, ज्योति जी, ममता जी, सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है उपकार को ना मानने वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा कृतज्ञ, यानी कि जो 12 का उत्तर है वो ए नंबर का सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर 1 नंबर का सही होगा। नेक्स्ट है, संस्कार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? 13 का उत्तर बताना है। संस्कार शब्द में उपसर्ग बताना है, सम, कार, सन या फिर संस। तो संस्कार शब्द में
उपसर्ग कौन सा है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताना है। पूरन सिंह जी, सुमित्रा जी, ज्योति जी, नीतू जी, श्याम जी, असरती जी, प्रमोद जी। संस्कार शब्द में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो सभी लोगों का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ए, यानी कि सम उपसर्ग होगा इसमें। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का सही होगा, सम उपसर्ग। संस्कार शब्द में जो उपसर्ग होता है वो सम उपसर्ग होता है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सभी लोगों ने पढ़े होंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, है ना। तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, कृदंत, तद्धित या फिर प्रत्यय। तब आपका 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम राइट आ रहा है, बहुत बढ़िया। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं कृदंत, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। सभी लोगों का आंसर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आंसर क्वेश्चन है, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा? नदीस का संधि विच्छेद हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताओ, नदीस का संधि विच्छेद क्या है? तो जल्दी बताओ। ये 4 विकल्प है, नदी धन ईस, नदी धन ईस इस, नदी धन ईस या फिर नद धन ईस। तो नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नदीस का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ। नदी धन ईस, बहुत बढ़िया, नदी धन ईस, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही होगा, ठीक है। नदी का संधि विच्छेद नदी धन ईस होगा। लंबोदर में संधि है तो कौन सी संधि है? जल्दी बताना है, सभी लोगों को बताना है। अगर समास की बात करें तो लंबा है जिसका उदर, तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन लंबोदर में संधि की बात हो रही है तो लंबोदर में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताना। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताएंगे, सभी लोगों को बताना है, तब आपका उत्तर क्या होगा। लंबोदर में जो संधि है दोस्तों वो संधि है कौन सी? स्वर संधि, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है हमारा वो इसका सही होगा, स्वर संधि इसका सही होगा, ठीक है। स्वर संधि है लंबोदर में, तो याद रख लेना। प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, स्वर संधि है। घनश्याम में समास कौन सा है? घनश्याम, घनश्याम में समास बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का सभी लोगों को बताना है और अपनी कमजोरी को आकलन करते जाना है ना। सभी लोग जो भी टेस्ट दे रहे हैं अपनी कमजोरी का स्वयं आकलन करेंगे, हमसे क्या नहीं बन रहा था, हमसे क्या बना था, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है ना। सारी की सारी आकलन आप लोग करते जाएंगे। घनश्याम में समास कौन सा है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर होगा घनश्याम में कर्मधारय समास है। विकल्प नंबर ए सभी लोगों ने बताया है ना। घनश्याम में होता है कर्मधारय समास, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें बताना है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो जल्दी बताओ, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा होता है? कौन से समास में होता है? 18 का उत्तर हमें बताना है, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को बताना है। तब सभी लोगों ने जो बताया है प्रश्न क्रमांक 18 का 4 बताया है, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। द्विगु समास इसका सही होगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। वाक्य है, ये वाक्य कैसा है? संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या फिर विधानवाचक। तो सभी लोगों को आंसर बताना है और पूरी व्याकरण में से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, चाहे समास हो, चाहे आपके वाक्य हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रश्नों का मिश्रण यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अब आपसे क्या नहीं बनता उसका आकलन आपको करना है। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। ये जो विकल्प आपका है वो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक है। संकेतवाचक यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। वाक्य के घटक अथवा अंग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? वाक्य के घटक अथवा अंग कौन कौन से होते हैं? कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, उद्देश्य और विधेय। तब आपका आंसर क्या होगा? सभी को बताना है कि वाक्य के घटक अथवा अंग कौन कौन से होते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखो फटाक से। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। तब 20 का उत्तर सभी लोगों ने बताया है कि जो वाक्य के घटक माने जाते हैं वे माने जाते हैं कौन से? उद्धेय और
विधेय, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के घटक माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का। ठीक है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक माने जाते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सभी लोगों को बताना है। ईंट से ईंट बजाना, लड़ाई करना, ईंट से ईंट का परीक्षण, चुनौती देना, या फिर सभी। तब उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। 21 का आंसर बताना है, तब उत्तर क्या होगा, ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है चुनौती देना। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नीतू जी, बेस्ट बॉय, श्याम जी, दिलीप जी, पूरन सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है। कई बार आप बोलते होंगे काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, सभी लोगों को बताना है। नीलेश जी, अशोक जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, सभी लोग बताएंगे। खुरेसी जी, पीके जी, ओपी जी, उत्तर बताना है फटाफट से। तो काला अक्षर जो भैंस बराबर होता है, इसका जो आंसर होगा मतलब अनपढ़ होना। विकल्प नंबर 3 सभी लोगों का आंसर आया, बहुत बढ़िया आंसर, अनपढ़ होना इसका सही होगा। भारत भारती किसकी रचना है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर बताना है। जयशंकर प्रसाद की, निराला की, महर्षि गुप्त की, या फिर पंत की। तो भारत भारती जो रचनाकार हैं इसके कौन है, सभी लोगों को पता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य वालों को सभी को पता है कि इस रचना ने राष्ट्रीय ओतप्रोत से धूमधाम मचा दी थी इसने। तब आपकी जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महर्षि गुप्त की रचना मानी जाती है ये भारत भारती। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने 1912 इसका रचना काल माना जाता है। बहुत बढ़िया ओपी जी। शब्दार्थो सहतौ काव्यम ये किसकी है, तो बताओ शब्दार्थो सहतौ काव्यम ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, फटाक से उत्तर हमें बताना। भामह ने, दंडी ने, रुद्रट ने, या फिर मम्मट ने। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये परिभाषा बताने हैं कि शब्दार्थो सहतौ काव्यम के जो परिभाषा दी है वो किसने दी है। तब आप सभी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भामह। भामह यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भामह हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी लोगों को पता है कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भामह माने जाते हैं। और इन्होंने कहा है कि शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, है ना, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। 25 का उत्तर सभी लोगों को पता भी चल गया है। तो सभी लोग बताएंगे, हाँ सभी लोग बताओ। ये 10:10 पर अपनी क्लास हिंदी की रोज होगी व्याकरण की। ठीक है, 10:10 पर। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, दंडी, विश्वनाथ, भामह या फिर मम्मट। तब सभी लोगों को पता है कि भामह माने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अलंकार संप्रदाय के भामह माने जाते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, सभी लोगों को बताना है। और नाट्य शास्त्र में आपने बता होगा कि भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है, 8 रसों का उल्लेख किया है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, और शांत रस इन्होंने नहीं माना है। तो उत्साह रस का जो स्थायी भाव माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, सभी लोगों को बताना है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रश्न विकल्प नंबर 4 यानी कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना, सभी लोगों को याद रख लेना। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण, है ना। सिकबन चलत जसोदा मैया में कौन सा रस है, जल्दी बताओ। सिकबन चलत जसोदा मैया में कौन सा रस है। इसी प्रकार से जो वर्ग 3 वालों का एग्जाम है उसमें इसी प्रकार से एक पंक्ति उठाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तब आपको बताना होता है। तो 27 का आंसर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों का उत्तर है सिकबन चलत जसोदा मैया, ये बात्सल रस है। बात्सल रस इसमें माना जाता है। बात्सल रस के चितेरे कवि बात्सल सम्राट कहा जाता है। तो सूरदास जी को कहा जाता है। एक गण में कितने वर्ण होते हैं, एक गण में बताना है कितने वर्ण होते हैं। आपने छंद में पढ़ा होगा सगण, मगण, तगण, ये सारे पढ़े हैं। तो एक गण में कितने वर्ण होते हैं, तब आपको 28 का आंसर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी लोगों ने उत्तर बताया है सगण, मगण, जगण, तगण। इसमें एक गण में 3 वर्ण होते हैं, है ना, 3, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कीर्ति जी, यादव जी, सभी लोगों के बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम्हि उचित तप मो कह भोगूं, मैं कौन सा अलंकार है, बताना है अब हमें। मैं सुकुमार नाथ बन जोगूं, तुम्हि उचित तप मो कह भोगूं, इसमें अलंकार बताना है। तब उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है, जल्दी उत्तर बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा, अलंकार आपसे पूछा जाता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं,
तुमहि उचित तप मोह कह भोगूं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया यादव जी, वक्रोक्ति अलंकार इसका सही होगा, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 2 वक्रोक्ति अलंकार है इसमें, है ना। अगर आपने अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अलंकार वाला वीडियो देखो। अलंकार को कैसे पहचानना है वो मैंने बताया है, अलंकार को ट्रिक से पहचानना है, और मैं अलंकार की आपको अलग से क्लास भी ले लूंगा एक। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद हमें बताना है। तो छंद को मैंने बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि छंद को हमें कैसे पहचानना है। छंद बहुत बढ़िया तरीके से होता है। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर हमें बताना है। तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें है हालांकि सोरठा छंद, और यहां पर हमें मात्राएं जो गिनने में जो है टाइम लगेगा, इसलिए सोरठा छंद इसका है, हम बता दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको छंद का भी बता दे रहा हूं कि छंद का वीडियो मैंने ट्रिक से पढ़ाया है कि छंद को कैसे पहचानना है और अलंकार को कैसे पहचानना है, वो भी मैंने बताया है, तो जरूर देख लेना जिसको भी जरूरत हो। गणों की सही संख्या कितनी है, गण कितनी है, गणों की संख्या बतानी है तो जल्दी बताना है, 6, 8, 10 या फिर 12। तो गणों की सही संख्या कितनी मानी जाती है? 31 का आंसर सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि गण जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं 8। 8 गणों की संख्या मानी जाती है, 8 मानी जाती है। और एक गण में 3 शब्द होते हैं, जगण तगण मगण सगण, ये सभी को पता है ना। श्रमिक हूं मैं, श्रम ही जिंदगी मेरी, सतत चलती ही रहे यह लेखनी मेरी। तो उत्तर इसमें बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। आपकी शब्द शक्ति भी पूछ ली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि वर्ग 1 में पूछा गया था कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो श्रमिक हूं मैं, श्रम ही जिंदगी मेरी, सतत चलती ही रहे यह लेखनी मेरी। इसमें जो शब्द शक्ति मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? तो इसमें होती है दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। और कमेंट में बता देना कि लक्षणा शब्द शक्ति नहीं बनती है, शब्द शक्तियां नहीं बनती, तो कमेंट में बता दो। एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से कि शब्द शक्ति को कैसे पहचानना है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? सभी लोगों को बताना है, प्राचीन भाषा के रूप में बताना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट में लिखेंगे भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर अपभ्रंश। तो उत्तर बताना है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है कि संस्कृत को प्राचीन भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो है भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? सभी लोग बताएंगे। उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या बताना है। 8वीं अनुसूची जो मानी जाती है वो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है, और इसमें जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं? तो सभी लोगों ने उत्तर बताया दिया है कि 22 भाषाएं हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बहुत बढ़िया आंसर है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर जो है एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तब आप सभी का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। उत्तर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है दोस्तों कि हिंदी कोई एक भाषा नाम ना होकर भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का है। 3 नंबर का इसका सही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 से अक्टूबर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर सभी लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? विकल्प नंबर सी। बहुत बढ़िया आंसर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। सभी लोगों ने एकदम सटीक आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर। 14 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, सुब्बाराम या फिर बीजी खैर।
तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर बताना है, तब आपका उत्तर हो जाता है कि 1955 में जो है गठित राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में, और बीजे खेर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मतलब जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों के एकदम सटीक आंसर। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? व्यंजनों का क्रम हमें बताना है। आपने पढ़े होंगे पंचम वर्ण जो होते हैं, पंचम अक्षर जो होते हैं, है ना, जो हमें बताना है, जल्दी बताओ। तो व्यंजनों का कौन सा क्रम सही होता है? तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? का, चा, टा, ता और पा, यानी कि कचट तप, कचट तप इसका सही होगा। का, चा, टा, ता और पा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। कचट तप ये व्यंजनों का सही क्रम माना जाता है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? 39 का आंसर हमें बताना है। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ है। तब आपका उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लक्ष्य जी, सुमित्रा जी, जल्दी से उत्तर बताना है। सूरज जी, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, कंठ तालव्य, मूर्धन या फिर ओष्ठ है। तो उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब आप सभी का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी यानी कि कंठ तालव्य। ए आई जो कहलाते हैं कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ए और वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंठ तालव्य इसका सही होगा। उषा और ऊषा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? 40 का उत्तर बताना है। उषा और ऊषा शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, तब आपका उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। उषा और ऊषा जो शब्द है इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तब होगा दोस्तों प्रातःकाल। उषा मतलब होता है प्रातःकाल और ऊषा मतलब होता है तृण, यानी कि 40 का जो ए हो जाएगा वो इसका सही होगा। ठीक है, उषा मतलब होता है प्रातःकाल और ऊषा मतलब होता है तृण, तो ये सभी को याद रख लेना है। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही होगा, याद रख लेना, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों 40 से 41 का उत्तर अब हमें बताना है। तो 41 का उत्तर बताओ सभी लोग। मनोज, मनोज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? मनोज और मनोज जो है, जल्दी बताओ क्या उत्तर हो जाएगा? मनोज और मनोज शब्द युग्म का सही अर्थ हमें बताना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामदेव, मनुष्य, मनुष्य कामदेव, मानव या फूल या फिर कमल या मनुष्य, तो उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर मनोज और मनोज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, मनोज का अर्थ होता है मनुष्य और मनोज का अर्थ होता है कामदेव, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शब्द युग में, है ना। सही उत्तर आपको बताना है, तो आपको बताना है लीगल। लीगल यानी कि क्या होता है? लीगल का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। श्रेष्ठ, सही, कानूनी या उपयुक्त सभी। तो 42 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है कि लीगल जो शब्द है इसका सही अर्थ जो होता है वो होता है कानूनी। कानूनी यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही होगा। लीगल का सही अर्थ होता है कानूनी, विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। देख लेना। अब देखो यहां पर आपको जो है क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। लीगल हम बोलते हैं कि श्रेष्ठ है, सही है ना, लेकिन इसे सही जो अर्थ माना जाता है वो कानूनी माना जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अब हमें बताना है चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ स्थिर ना चलने वाला हो जाता है। जल्दी बताना है। चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका जो अर्थ है स्थिर ना चलने वाला हो जाता है। तो क्या लगाओगे आप? चल में अगर कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है बदल जाए या ना चलने वाला हो जाए। तो क्या हो जाएगा? अचल, है ना। चल में अगर हम आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अचल, मतलब वो हो जाएगा स्थिर अर्थात ना चलने वाला, है ना। ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 नंबर इसका सही होगा। बहुत बढ़िया। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग बताएंगे।
अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 4 या फिर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तब आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर अगर पूछा जाए तो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, आ से आ रहा है अर्थ और आ से आ रहा है 8, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। और अगर आप रचना लिखो तो रचना में 3 वर्ण आते हैं, 1, 2, 3, तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है 46 में सभी लोग करेंगे। सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें में पढ़ता है, अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। तब 46 का उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन मिले होंगे। संधि से मिले, समास से मिले, वर्णमाला से मिले, संज्ञा से मिले, सर्वनाम से मिले, शुद्ध वाक्य से मिले, मुहावरे से मिले, सब प्रकार की जो पूरी व्याकरण है आपकी, उनसे पूरा एक सम्मिलित जो टेस्ट है वो हमने याद कर लिया। तब आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रिय से रहित हो उसे क्या कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है तो सभी लोगों को उत्तर बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। खुरेशी जी, ज्योति जी, अनुज जी, नीलेश जी, पुष्पेंद्र जी, सभी का आंसर आने चाहिए। डब्लू जी, सभी लोग बताएंगे कि जो इंद्रिय से रहित हो उसे क्या कहेंगे, इंद्रिय जन्य या फिर क्या कहेंगे, इंद्रिय जन्य, इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय या कोई नहीं। जो इंद्रिय से रहित हो उसे क्या कहा जाएगा। पूनम जी, ज्योति जी, त्रिवेणी जी, सूरज जी, सभी लोगों को बताना है। सचिन जी, प्रिया जी, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा, जो इंद्रिय से रहित हो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। जो इंद्रिय से रहित हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाएगा, 3 नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बताएं। आज इतना ही, कल हम नेक्स्ट फिर इतने प्रश्नों का जो है अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूनम जी, खुरेशी जी, सरिता जी, बबलू जी, ज्योति जी, नीलेश जी, प्रज्ञा जी, है ना, समर्थ जी, संतोष जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर बताए हैं। ओपी जी, ज्योति जी, है ना, सीबी जी, लक्ष्य जी, मोहम्मद, पुष्पेंद्र जी, अशोक जी, ज्योति गुप्ता जी, यतेंद्र जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, पीके जी, और ये पूरे के पूरे हस्तलिखित नोट्स हैं दोस्त, और मेरे द्वारा ही हस्तलिखित हैं। ठीक है, और इनको पूरा का पूरा एक उद्देश्य के पूरी व्याकरण के, है ना, सफलता असफलता की संभावनाओं के आकलन में समय नष्ट ना करें, लक्ष्य निर्धारित करें और कार्य से आरंभ करें। थैंक यू ओपी जी, है ना, बहुत बढ़िया। अनुज जी, सुरेंद्र जी, सुमित्रा जी, खुरेशी जी, पुष्पेंद्र, संतोष जी, जितेंद्र जी, अनुराधा जी, राजा पटेल जी। ठीक है, इसी प्रकार से अपनी 10-10 पे क्लास चलेगी, रोज 10-10 पे हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को इसी प्रकार से जुड़े रहना है। नीलेश नायक जी, संस्कृत की आपकी जो महत्वपूर्ण है उनकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो आपको 10-12 क्वेश्चन जो आपके व्याकरण या उससे पूछे जाते जो महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिटरेचर आपकी होती है 9 बजे, 10 बजे हिंदी ग्रामर। ठीक है ना। अनुज जी, बिंदु जी, नीतू जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पीके जी, संतोष जी, प्रज्ञा जी, आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की कर रहे हैं या रीट की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई, तो आपकी व्याकरण जरूर पूछी जाती है और सारे के सारे प्रश्नों का एक समन्वय किया गया है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सभी के लिए जय हिंद, सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपनी क्लास चलती रहे, है ना। इसी प्रकार का सहयोग आप सभी के लिए, सभी का होना चाहिए कि और भी अपन बहुत सारे लोग आ जाएं। अनिल जी, नीलेश जी, श्याम जी, हरिकेश जी, पुष्पेंद्र जी और यतेंद्र जी, सरमयंक जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डब्लू जी, अनुज जी। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, अपना निरीक्षण कर लेना है। उन निरीक्षण के बाद पर्सनल भी मुझे बता सकते हो कि सर मेरा वीकली समास है, संधि है, क्या है, तो मैं आपको पूरा का पूरा संधि समास बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। एग्जाम के लास्ट में अगर जब आपको संधि नहीं बनती है तो आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप तुक्का भी मार के आएंगे तब भी आपका सही होगा। नीलम जी, संतोष जी, डब्लू जी, नीतू जी, यतेंद्र जी, ठीक है, प्रियंका जी। तो अपन को इसी तरह से अध्ययन करते रहना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। जितेंद्र जी, पूनम जी, ठीक है, प्रेम कला जी, लक्ष्य जी, पूरन सिंह जी, बहुत बढ़िया, यश रत्ती जी, है ना, हाँ, और संतोष जी, डब्लू जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,